हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वीडियो में। और आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया है और आई होप आप लोगों ने इस फॉर्म को भर भी लिया होगा। तो आज से हम लोग हिस्टोरियोग्राफी की जो सीरीज़ है, मतलब पेपर 2 की जो सीरीज़ है, उसको हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। ठीक है। मेरा वो दूसरा जो यूपी स्पेशल की सीरीज़ है वो भी चल कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके साथ हम इसको भी चलाते रहेंगे। ठीक है, ताकि जो इसका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी आपके प्रिपरेशन बेटर होती रहे। राइट। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री की जो पेपर 2 जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री को ही हम डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री की शुरुआत आपने देखी होगी अक्सर कि या तो एंशियंट से शुरू करते हैं या मॉडर्न से शुरू करते हैं। ठीक है। तो मेन बात ये है कि मैंने ये सोचा है कि मैं उस टॉपिक से शुरू करूँगा जो कि सबसे लीस्ट कंसर्न, मतलब जिसमें सबसे कम लोगों का ध्यान जाता है, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से वो एक है। ठीक है। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो हिस्टोरियोग्राफी से आज हम लोग अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमें समझना होगा कि ये हिस्टोरियोग्राफी आखिर होती क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हिस्टोरियोग्राफी इज़ नथिंग बट द वे we analyze the historical text or events is known as historiography। यानी कि हम अपने तरीके से जो ऐतिहासिक घटनाओं को अपने समझ के आधार पे या अपने अपने जो विचारधारा के आधार पे हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसे हम इतिहास लेखन कहते हैं। ठीक है, यानी हिस्टोरियोग्राफी। अब ये हमें समझना होगा कि जो हिस्टोरियोग्राफी होता है या इतिहास लेखन होता है, इसकी क्या अहमियत होती है। राइट। तो इतिहास लेखन की सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि ये इंसान को अपना जो पास्ट है, अपना जो पीछे जो बीत गया है, उसको समझने में मदद करता है। राइट। अब सवाल ये है कि इसको समझना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, बात ऐसी है कि इवेंट जो होता है हिस्ट्री में, वो आपका एक ही इवेंट को कई तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो मैं आपको इसको वाइट लिख के आपको बताता हूँ हिस्टोरियोग्राफी आखिर। इस पूरे लेक्चर को मैं लिख के ही आपको बताऊंगा, हालांकि इसको आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो खैर, समझने की कोशिश करिए। इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी। देखिए, कोई भी इवेंट हिस्ट्री में होता है तो इवेंट होने से उसका मायने नहीं बनता है, उसका मायने बनता है इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन मतलब आप उस इवेंट को कैसे देखते हैं, कैसे उसको, किस चश्मे से उस इवेंट को देखते हैं। ठीक है। जैसे ये कुछ इसी तरीके का हो गया कि 4 अंधों को एक हाथी को समझने के लिए दे दिया गया। ठीक है। एक अंधा उसको हाथी के सूंड को पकड़ता है, दूसरा अंधा उसके पूंछ को पकड़ता है, तीसरा अंधा उसके पेट को पकड़ता है, और चौथा अंधा जो है उसके कान को पकड़ता है। तो जिसने सूंड को पकड़ा है वो कहता है कि ये अजगर जैसा है। जिसने पूंछ को पकड़ा है वो कह रहा है कि रस्सी जैसा है। जिसने पेट को पकड़ा है वो कहता है कि भाई साहब ये बड़े से घड़े जैसा है, बड़े घड़े जैसा है। और जिसने इसके मतलब कान को पकड़ा है वो कह रहा है कि केले के पत्ते के जैसा है।
ठीक है। तो अब अ, आप इन सभी अंधों में से किस अंधे की बात को सही मानेंगे? तो बात ये है कि चारों ही अंधे जो जिन्होंने देखा है हाथी को, जो छुए हैं जिस हिस्से को, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो हिस्सा है ये छुए एग्जिस्ट नहीं करता है, या ये जो बोल रहे हैं वैसा नहीं है। जो भाई जो इन्होंने छुआ उसी हिसाब से इन्होंने अनुभव किया और उसी हिसाब से इन्होंने बताया। तो चीज़ ये है कि ये जो कह रहे हैं ये सभी सही हैं, ठीक है, लेकिन ये सभी सही होने के बावजूद ये इंडिविजुअली स्तर पे अगर देखा जाए, एक जो नॉर्मल बंदा कहेगा तो इंडिविजुअली हर कोई सही नहीं है, लेकिन जो इनकी समझ है, जो इन्होंने पकड़ा है, वो इनकी समझ सही है, और इनको मिला देने से जो एक एक्चुअल फिगर बनता है वो हाथी होता है, ठीक है। हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही होती है, राइट। तो हिस्ट्री जो होती है, क्योंकि हिस्ट्री क्या होता है कि हिस्ट्री के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कभी भी अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो हिस्ट्री के जो भी स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए वो सारे इवेंट्स वैसे ही हैं, वैसे ही उस हाथी की तरह हैं, और वो स्कॉलर उस अंधे की तरह हैं जो उस इवेंट को अपने नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका हिस्टोरियोग्राफी, कि वेरियस स्कॉलर्स द्वारा किसी भी इवेंट को अपने लेंस से, अपने चश्मे से, जिस चश्मे से वो देखते हैं और उसका वो व्याख्या करते हैं, उसे हम हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन कहते हैं, ठीक। अब इसके कई सारे पहलू होते हैं। जो हिस्टोरियोग्राफी होती है इसके कई सारे पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू होता है सोर्सेज। दूसरा होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तीसरा पहलू होता है आपका हिस्टोरियोग्राफी का, ये है आपका रेफरेंस मटेरियल। अगर कोई आई विटनेस है या विटनेस एविडेंस है तो, और फिर इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन, और इसी में वेरियस इन्फ्रेंसेस और इंटरप्रिटेशंस आते हैं, ठीक। तो ये कुछ एस्पेक्ट होते हैं हिस्टोरियोग्राफी के जो कि आपको समझना होगा, राइट। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाई देर इज नीड ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। तो इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? तो बात यह है दरअसल कि अगर मैं बात करूं वाई देर इज़ नीड टू स्टडी हिस्ट्री, तो आजकल लोग पीपल हमेशा जो होता है, जो आम लोग होते हैं वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं, ठीक है, और वो हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। इतिहास हालांकि ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने अतीत के बारे में जानने के लिए जानने के लिए वो करती है, अग्रसर करती है। तो अगर आपको पास्ट के जानने के लिए अग्रसर करती है तो इसका मतलब ये है कि क्या आप इतिहास को पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। देखिए, हिस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको एक तरीके से सीख के तौर पे मिलती है। उन सीखों को अगर आप अपने आज में समाहित कर लेंगे तो आपका भविष्य सुधर सकता है, राइट। तो ये ज़रूरत है हिस्ट्री को पढ़ने की। किसी भी जो विषय होता है उसके जस्टिफिकेशन को उसकी पढ़ने की ज़रूरत होती है, यानी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी नीड्स जस्टिफिकेशन,
ठीक है। इट्स एडवोकेट्स मस्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज वर्थ टू अटेंशन। और तो इतिहास की अगर बात करें तो ये बहुत ही लोकप्रिय विषय है और ये बहुत लोगों द्वारा इसे पढ़ा भी जाता है। अगर मैं स्कॉलर सर्कल में अगर इसकी बात करता हूँ तो इतिहास जो होता है वो कई सारे स्कॉलर्स के नज़रिए को नज़रिए से अगर मैं बात करूँ ऐतिहासिक स्कॉलर्स के नज़रिए से, तो ये कई सारे चेन ऑफ इवेंट्स को जनरेट करता है। ठीक है। अगर आपको किसी देश की पॉलिटी को समझना है, ठीक है, किसी देश की आपको कल्चर को समझना है, किसी भी देश के आपको इकोनॉमी को समझना है, किसी भी देश के अगर आपको रिलीजियस पर्सपेक्टिव को समझना है, ठीक है, किसी भी देश के आपको अगर कुछ भी ऐसा समझना है जो उसके लोकल ट्रेडिशंस जो होते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको वहाँ का इतिहास का पता होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसके साथ और उसकी हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है, ये चीज़ आप कैसे समझ सकते हैं, ये होता है तब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है। अब सवाल ये भी आता है, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है हिस्टोरियोग्राफी के साथ कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्कॉलर टू स्कॉलर इसका इंटरप्रिटेशन वेरी करता है। जब इसका इंटरप्रिटेशन वेरी करता है तो ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि किसका इंटरप्रिटेशन सही है, किसका इंटरप्रिटेशन गलत है। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि हिस्ट्री जो होता है वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है और सोशल साइंस में कोई भी आपका जो चीज़ होती है वो गलत नहीं होती है, कोई भी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होता है अनटिल अनलेस उसमें कोई लॉजिक ना हो। ठीक है। तो अगर उसमें लॉजिक है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। तो अब बंदे के लिए सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि सही किसे माने। ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम सिचुएशन टू सिचुएशन ये अलग होती जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्कोप ऑफ हिस्ट्री की कि इतिहास का स्कोप क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इट इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो स्कोप है बहुत ही विस्तृत है, वास्ट है। ठीक है। और अब अगर हम इसे समझें तो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल, कल्चर, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक स्फीयर। तो जिंदगी के इन सभी पहलुओं को इतिहास प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं स्कोप ऑफ हिस्ट्री से। एक चीज़ और है, अब हम इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो knowledge of historical facts has been used as a screening device in many societies from China to US, and the habit is still with us to some extent. तो मुद्दा ये है कि जो इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, वैसे अगर बात किया जाए तो ये यूरोप से शुरू होती है, प्राचीन ग्रीस में इसकी शुरुआत होती है। बट अगर मैं बात करूँ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंपाइल करने की या और इसको एक हिस्ट्री के बुक के तौर पे प्रस्तुत करने की, तो वो चाइना से शुरू होती है। ठीक है। और ये आज भी चल रही है। तो मेन बात ये है कि आपका जो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होता है उसे समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके पास्ट को अंडरस्टैंडिंग को समझा के आपके प्रेजेंट को
एक लेसन देके आपके भविष्य को सुधारती है। हिस्ट्री शुड बी स्टडीड बिकॉज इट इज़ एसेंशियल टू इंडिविजुअल सोसाइटी एंड बिकॉज इट हार्बर्स ब्यूटी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो व्यक्तिगत समाज है उसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और इतिहास का जो डेफिनेशन होता है यानी कि परिभाषा होती है वो कुछ तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है, और उसी पे निर्भर होती है। फिर हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज। कैसे? तो एन एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन करेंट डेटा वुड नीडलेसली हैंडीकैप आवर एफर्ट्स। हाउ कैन वी इवेल्युएट वॉर इफ द नेशन इज एट पीस अनलेस वी कैन यूज हिस्टोरिकल मटेरियल्स। तो वही चीज़ है कि अगर कोई देश इस समय युद्ध के हालत में नहीं है, ठीक है, वो शांति की स्थिति में है, तो हम ये कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो देश जो युद्ध में स्थिति में रहता है वो कैसे रिएक्ट करता है उसको। तो ये सब चीज़ें हम तभी समझ सकते हैं जब पास्ट में उसने कोई युद्ध लड़ा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जब पास्ट में उसने कोई युद्ध लड़ा होगा तब वही चीज़ें होंगी। ठीक है, अब दूसरा आता है कि मेजर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑपरेशन लाइक मास सिलेक्शन, मिशनरी एक्टिविटीज और मिलिट्री अलायंसेस कैन नॉट बी सेट अप एज प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट। तो ये सब जो होते हैं, हिस्ट्री मस्ट सर्व हाउ सो एवर इम्परफेक्टली एज आवर लेबोरेटरी एंड डेटा फ्रॉम द पास्ट मस्ट सर्व एज आवर मोस्ट वाइटल एविडेंस इन अनअवॉइडेबल क्वेस्ट टू फिगर आउट। तो इतिहास एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम अपने जो एक सैंपल मिलता है, हम एक सैंपल टेस्टिंग कर सकते हैं जिससे कि हम अपने उसको समझ सकते हैं कि पास्ट में कैसा हुआ है। और दिस फंडामेंटली इज वाई वी कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिस्ट्री। इट ऑफर्स द ओनली एक्सटेंसिव एविडेंस, only evidential base for the past, for the contemplation and analysis of how society and function, and people need to have some sense on how societies function simply to run their own lives। ठीक है, तो ये आपका लोगों को समझने के लिए इतिहास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड चेंज एंड हाउ सोसाइटी वी लिव इन केम टू बी। ये एक और चीज़ है कि जो इतिहास होता है वो ये समझने की हमें मदद करता है कि समाज में परिवर्तन कैसे आता है, और जब समाज में जो परिवर्तन आता है तो हम उन परिवर्तन को कैसे एडॉप्ट करते हुए आज की सिचुएशन में हम पहुँचे हैं। ठीक, अब अगर बात करें अगर इस चीज़ की, तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपकी सोसाइटी में जो चेंज होता है, ये चेंज जो होता है ये कोई एक फैक्टर को बेस लेकर नहीं होता है, बल्कि ये मल्टीपल फैक्टर्स को लेके होता है। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल इसका मैं अगर बात करूं तो मैं चलता हूं यूरोप के रिनाइंसा पे। क्या होता है कि मिडवल पीरियड में जो यूरोप होता है वहाँ पे आपका एक डार्क फेज चल रहा होता है। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्यूडलिज्म नाम का एक सिस्टम रहता है जिसमें जो वहाँ की जो सोसाइटी रहती है वो दो हिस्सों में बटी रहती है। मतलब सोसाइटी दो हिस्सों में नहीं बटी रहती है, वहाँ की जो रूलिंग अथॉरिटी रहती है वो दो हिस्सों में बटी रहती है। और सीन ये रहता है कि वहाँ पे जो आपके
यूरोप का सोसाइटी रहता है उसमें दो अथॉरिटी रहती है, एक तो क्लर्जी रहती है और दूसरा होता है आपके जिसे हम कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है, तो अब ये बात ऐसी है कि वहाँ पे जो ये थी, ये आपके एक तरह से रिलीजियस टाइप के लोग थे। यहाँ पे जो बिशप होते थे, ये पोप होते थे, आर्क बिशप होते थे, इस तरीके के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग होते थे वो इसको चलाते थे और यूरोप के जो आम जन थे उन पर टैक्स लगाते थे। दूसरा टैक्स लगाने का काम ये करते थे, यानी फ्यूडल चीफ। तो इस तरीके से पूरा इन दोनों ने मिलकर यूरोप के सोसाइटी का पूरा तहस नहस कबाड़ा किया हुआ था। फिर आता है यूरोप में रिनाइंसा का फेज़। तो यूरोप में जब रिनाइंसा का फेज़ आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक मतलब बात कही जाती है कि देखो ऐसा है कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड है इनको हटाओ, ये जो आपके आर्क बिशप का रूल है या क्लर्जी का ही रूल है, इसको भी हटाओ, क्योंकि ये लोग हमारे इंडिविजुअल मसलों पे काफ़ी ज़्यादा इंटरफियर करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पुराना समस्या, मतलब हमारा जो पुराने तौर तरीके से हम चल रहे थे उसमें हमारे पुराने टेक्स्ट में इसका सल्यूशन है और हम उस सल्यूशन के ज़रिए अपने समस्याओं को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये जो फेज़ आता है इसे हम रिनाइंसा कहते हैं। तो वो तो खैर हिस्टोरिकल फैक्ट है कि आखिर इसमें कैसे बाद में यूरोप में रिनाइंसा का फेज आता है, तो उसमें पॉलिटिकल पावर्स कैसे शिफ्ट होती है और फ्यूडल लॉर्ड से ये पावर वापस से एक सेंट्रलाइज पावर में के हाथ में आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्लर्जी की पावर घट के यहाँ पे एक कॉमर्शलिज्म की भावना उत्प्रोत होती है, मर्केंटलिज्म की भावना फैलती है। तो ये सब एक अलग चीज़ है। फिर इसी चीज़ को प्रेरणा देती है आगे चल के इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट क्या होता है कि इनलाइटनमेंट बात करती है कि देखो आपने बात किया मिडवल यूरोप को चेंज करने का आपने किया, लेकिन जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो कॉम्पैटिबल नहीं है। ठीक है, तो कॉम्पैटिबल क्या है सॉल्यूशन? कॉम्पैटिबल सॉल्यूशन ये है कि धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए, यानी वी शुड हैव अ सेकुलर अप्रोच। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें अब साइंटिफिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि आपका जो चेंज लाया है वो गलत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका चेंज बिल्कुल 100% सही है। हम ये कहते हैं कि आप जो है ये साइंस के ऊपर आपका चेंज बेस होना चाहिए। ठीक है, साइंस होना चाहिए और इसी साइंटिफिक डेवलपमेंट के बल पर यूरोप फ्रॉम अप्रॉक्सीमेट 17th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी एक ऐसा कॉन्टिनेंट बन के उभरा जहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट खूब हुई और जहाँ पे एक तरीके से हम बात करें तो डेवलप हो गया यूरोप और एशिया से बहुत आगे निकल गया। तो इस तरीके के जो चेंज है ये समझ कहाँ से आई? क्यों आखिर रिनाइंसा के पीरियड में ये कहा गया कि हमें जो पुरानी जो किताबें हैं जिसमें उसका सॉल्यूशन दिया उस पर जाना चाहिए? इसकी वजह से, हिस्ट्री की वजह से। और ये क्यों कहा गया इनलाइटनमेंट फेज में कि जो रिनाइंसा ने जो सॉल्यूशन दिया वो सही नहीं है, उसका सॉल्यूशन साइंटिफिक बेस पे, वो भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बेस पे ही था। तो आज की जो हम यूरोपियन सोसाइटी देखते हैं वो मोर और लेस इसी चीज़ पे आपका डिपेंड करती है कि जो चेंज आपका और जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर लाइफ। तो हिस्ट्री जो है, अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो देयर आर टू फंडामेंटल रीजंस फॉर स्टडिंग हिस्ट्री which underlie more specific and quite diverse uses of history in our own lives. Biography and military history appeal in part because of the tales they contain। मतलब इंसान लोगों को
बायोग्राफी यानी कि आत्मकथाएं और जो मिलिट्री हिस्ट्री ज़्यादा अपील करती है, क्योंकि इसमें जो है रोचक कथाएं होती हैं। द सेम aesthetic and humanistic goals inspire people to immerse themselves in effort to reconstruct quite remote past, far remote from the immediate present day utility। मतलब एक तरीके से ये चीज़ें लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि अगर पास्ट में ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, राइट। एक्सप्लोरिंग वॉट हिस्टोरियन समटाइम्स इज कॉल्ड द पास्टनेस ऑफ द पास्ट। तो ये इसकी हिस्ट्री की हिस्टोरियोग्राफी की चीज़ें हो गई। इसके आगे का चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।